डियर स्टूडेंट्स, आज हम अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोशिका में जो डीएनए की मात्रा होती है उसके आधार पर जो यूकेरियोटिक सेल होती है वो दो टाइप की होती है। एक सेल जिसे हम हैप्लॉइड कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें डीएनए की मात्रा होती है वो अगुणित होती है, एन से इसको हम डिनोट करते हैं। जबकि दूसरी टाइप की डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित कोशिकाएं, जिन्हें हम 2n कोशिकाएं कहते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? जो हैप्लॉइड सेल होती है उसमें डीएनए का या गुणसूत्रों का एक सेट उपस्थित रहता है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों का एक सेट पाया जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र होते हैं, उसका केवल एक पेयर एक ही होगा, जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र उपस्थित रहता है। जबकि डिप्लॉइड के अंदर क्या होता है? गुणसूत्रों का पेयर उपस्थित रहते हैं, गुणसूत्र है वो जोड़े में उपस्थित रहते हैं, तो उन्हें हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। अब ये जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 23 है। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो ह्यूमन सेल में पाए जाते हैं। मटर की कोशिकाओं में 7 जोड़ी गुणसूत्र है। ये संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है। जो एक गुणसूत्र होता है उसके दो क्रोमेटिड्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। एक ही गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड है, इन्हें आपस में हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। जबकि यदि गुणसूत्र जोड़े में उपस्थित होते हैं, इन्हें हम समजात या होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं। होमोलोगस या समजात से क्या मतलब होता है कि ऐसे गुणसूत्र जो संरचना व कार्य में समान हो, उन्हें हम समजात या होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर कोई जीन उपस्थित होता है तो इसमें भी वही उसी कार्य के लिए जीन उपस्थित यहाँ पर होते हैं, तो इसे हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। इन दोनों में भी दो दो क्रोमेटिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होमोलोगस गुणसूत्र के दो अलग अलग क्रोमेटिड्स, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों होमोलोगस गुणसूत्र के अलग अलग क्रोमेटिड्स होते हैं, उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जबकि एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है? होमोलोगस गुणसूत्र के जो आपस में क्रोमेटिड्स होते हैं उन्हें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। इनमें जो अंतर यह होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इनमें डीएनए के सीक्वेंस है वो अलग हो सकते हैं। जैसे डोमिनेंट एलील होता है, रिसेसिव एलील होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, वो डीएनए की सीक्वेंस में डिफरेंट होता है। लेकिन उनकी जो लोकेशन होती है, लोकस होता है, जीन होते हैं, वो समान होते हैं, एक पर्टिकुलर कार्य के लिए होते हैं। जैसे फ्लावर कलर के यहाँ पे जीन उपस्थित है, अब वो फ्लावर कलर अलग अलग दे सकते हैं ये। ठीक है, तो समजात गुणसूत्र। अर्धसूत्री विभाजन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सभी लैंगिक जनन में भाग लेने वाली ये कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो लैंगिक जनन में भाग लेती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसे रिडक्शनल डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है। जैसे 46 गुणसूत्र है तो वो 23 रह जाते हैं, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इस दौरान कोशिका में एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है व 2 बार सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जो इंटरफेज अवस्था होती है उसमें क्या है? जब जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें केवल इंटरफेज होती है वो एक बार आती है। ठीक है, और 2 लगातार क्रमिक रूप से 2 विभाजन होते हैं। तो एस फेज जो सिंथेसिस फेज होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की फेज होती है, केवल एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है और कोशिका है वो 2 बार विभाजित होती है। इस विभाजन में 3 मुख्य घटनाएं होती है जो मुख्यतः माइटोसिस या समसूत्र विभाजन से अलग होती है। एक, इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं वो आपस में सिनेप्सिस या पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद में उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है, तथा अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें
होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं वो आपस में पृथक होते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो अर्धसूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन से अलग करता है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोसेस है इसे हम देखते हैं। इसमें हमने पहले देखा कि 2 बार विभाजन होता है। तो प्रथम विभाजन को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं और सेकंड विभाजन को मियोसिस सेकंड कहेंगे। जो विभाजन की अवस्थाएं होती है समसूत्री विभाजन के समान ही इसमें भी 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट की, उसमें 5 अलग अलग अवस्थाएं प्रेजेंट होती है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं सिनेप्सिस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उनके अनुसार इसमें 5 अलग अलग अवस्थाओं में इसे बांटा गया है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था को। ये कौन सी अवस्थाएं हैं? सबसे पहली स्टेज है लेप्टोटीन अवस्था। लेप्टो का मतलब होता है धागे समान संरचना, ठीक है। लेप्टोटीन अवस्था, इसमें हम एक एक या 2-2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं इन अवस्थाओं को वो हम याद रखेंगे कि लेप्टोटीन अवस्था होती है, इसमें गुणसूत्र है वो धागे नुमा संरचना में हमें दिखाई देते हैं। गुणसूत्र क्या है? धागे नुमा संरचना में दिखते हैं। सेकंड होता है समजात गुणसूत्र एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। देखिए, हम जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज प्रथम अवस्था पढ़ते हैं, जैसा माइटोसिस में होता है वैसा ही मियोसिस में भी की प्रोफेज अवस्था में भी होता है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगती है, गुणसूत्र होते हैं उनका कुंडलन शुरू हो जाता है, गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। वो सारे परिवर्तन भी इसी में होते हैं, लेकिन कुछ अलग परिवर्तन जिन्हें हम 5 अवस्थाओं में हमने बांट रखा है वो अपन देख रहे हैं। तो लेप्टोटीन में गुणसूत्र धागे नुमा संरचना में दिखाई देते हैं। समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने लेप्टोटीन अवस्था है इसको दिखा रखा है। इसमें 3 जोड़ी हमने गुणसूत्र लिए हैं। अभी ये 2n कोशिका है क्योंकि इसके अंदर 3 जोड़ी अलग अलग पेयर है वो उपस्थित है। सेकेंड अवस्था होती है जाइगोटीन अवस्था, जो इसकी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है मियोसिस की। इसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्र एक दूसरे के सामने व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ये जाइगोटीन अवस्था है, जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो एक दूसरे के सामने व्यवस्थित हो जाते हैं। जो ये पेयरिंग होती है एक दूसरे के सामने व्यवस्थित होते हैं, इस प्रक्रिया को हम पेयरिंग कहते हैं, युग्मन कहते हैं या सिनेप्सिस कहा जाता है। ये क्या हो गया? समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है या इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में गुणसूत्र होते हैं वो बाईवेलेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। एक गुणसूत्र को ये मोनोवेलेंट होता है, उसका दूसरा पेयर अगर साथ में होता है तो उसे हम बाईवेलेंट कहेंगे। डायड अवस्था होती है, एक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, उसे हम डायड अवस्था कहते हैं। और टेट्राड अवस्था, दोनों जो पेयर होते हैं गुणसूत्र के, इसमें हमें 4 क्रोमेटिड दिखाई देते हैं, तो इसको हम टेट्राड अवस्था भी इसको कहते हैं। बाईवेलेंट या टेट्राड अवस्था में गुणसूत्र हमें जाइगोटीन अवस्था के दौरान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जाइगोटीन इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र समजात गुणसूत्र है उसमें पेयरिंग होती है या सिनेप्सिस होती है कि समजात गुणसूत्र एक दूसरे के सामने आसपास में व्यवस्थित हो जाते हैं। थर्ड स्टेज है पेकाइटीन अवस्था। देखिए, पेकाइटीन अवस्था में क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। समजात गुणसूत्र जो ये है इनमें आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत जो क्रोमेटिड्स अरेंज्ड होते हैं उन क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है या जीन विनिमय की घटना होती है, जिसे हम जीन एक्सचेंज भी कहते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं और जीन विनिमय भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है पेकाइटीन अवस्था में। फोर्थ अवस्था है डिप्लोटीन स्टेज। इसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्र आपस में दूर जाने लगते हैं वापस, ठीक है। लेप्टोटीन स्टेज में गुणसूत्र पास पास में आना शुरू होते हैं, जाइगोटीन में एक दूसरे के सामने व्यवस्थित हो जाते हैं, पेकाइटीन में व्यवस्थित होने के बाद में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है या जीन एक्सचेंज होता है।
डिप्लोटिन स्टेज में एक्सचेंज होने के बाद में वापस वो दूर जाने लगते हैं। जब गुणसूत्र वापस दूर जाना शुरू हो जाते हैं तो जहां पर जीन एक्सचेंज हुआ है वो स्थल हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। उन स्थल को हम काइज मेटा कहते हैं। काइज मेटा कौन से स्थल होते हैं? जहां पर जीन एक्सचेंज हुआ है। जीन एक्सचेंज के स्थल होते हैं, उन्हें हम काइज मेटा कहते हैं। तो वो डिप्लोटिन अवस्था में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अवस्था है डाइकाइनेसिस। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, काइज मेटा स्थल से जीन विनिमय हो जाता है, या काइज मेटा होते हैं वो आपस में यहाँ से टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में हमें जो जीन का एक्सचेंज होता है, विनिमय पार्ट होते हैं, वो विपरीत गुणसूत्रों में होमोलोगस पेयर में चले जाते हैं। डीएनए के खंड टूटकर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज हो जाते हैं डाइकाइनेसिस अवस्था में, और होमोलोगस पेयर दूर दूर चले जाते हैं। तो ये प्रोफेज फर्स्ट की कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें 5 अवस्थाएं होती है: लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। हमें केवल इनके एक एक पॉइंट सबके याद रखने कि उसकी स्टेज का मुख्य बिंदु क्या है। लेप्टोटिन धागे समान संरचनाएं, जाइगोटिन मीन्स पेयरिंग होती है, जाइगो का मीन्स ही पेयरिंग होता है, ठीक है, युग्मन होता है, संयुग्मन होता है, तो उसे हम पेयरिंग या सिनेप्सिस कहेंगे। पेकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटिन अवस्था में काइज मेटा दिखाई देते हैं, और डाइकाइनेसिस अवस्था में काइज मेटा टूट जाते हैं और डीएनए के खंड है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाफेज फर्स्ट अवस्था। अब देखिए, जो माइटोसिस और मियोसिस है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मोस्टली प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में ही होता है। इसमें क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के मध्य भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं, और वो मध्य भाग में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के होमोलोगस पेयर भी आमने सामने ही रहेंगे। ठीक है, मध्यवर्ती प्लेट क्षेत्र में समजात गुणसूत्र एक दूसरे के सामने व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, सेकंड होता है, इनमें जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं प्रोफेज अवस्था के दौरान, वो स्पिंडल फाइबर इन होमोलोगस पेयर से आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो माइटोसिस होती है, समसूत्र विभाजन, उसमें गुणसूत्र के एक गुणसूत्र से दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, जबकि मेटाफेज फर्स्ट जो मियोसिस की अवस्था है उसमें देखिए क्या हो रहा है, एक तरफ के स्पिंडल फाइबर इस गुणसूत्र से जुड़े हैं, दूसरी तरफ के स्पिंडल फाइबर इस गुणसूत्र से जुड़े हैं, तो एक गुणसूत्र दोनों तरफ से नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अपनी अपनी दिशा के गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र होमोलोगस पेयर में यहाँ पे मेटाफेज प्लेट में व्यवस्थित होते हैं, फिर अपनी अपनी तरफ से स्पिंडल फाइबर होते हैं, इन गुणसूत्रों के साथ में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है एनाफेज फर्स्ट अवस्था। इसमें क्या होगा, समजात गुणसूत्र विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिसे एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए, ये गुणसूत्र है, जो समजात गुणसूत्र है वो इस तरफ चले गए, और ये गुणसूत्र है वो इस तरफ चले गए। अब गुणसूत्रों की संख्या देखिए, इधर 3 गुणसूत्र आ रहे हैं, इधर 3 गुणसूत्र आ रहे हैं, यहीं पे इसका रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। तो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, एनाफेज अवस्था में ही इसका रिडक्शन हो जाता है गुणसूत्रों का। जो एनाफेज फर्स्ट अवस्था होती है, इसी में गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या आधी आधी हो जाती है। उसके बाद में टीलोफेज फर्स्ट अवस्था है, जो नॉर्मली सामान्य रूप से जिस तरह से टीलोफेज की अवस्था होती है, गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, केंद्रक झिल्ली का पुनः निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है वो सेल प्लेट विधि के द्वारा होगी, जो बीच में यहाँ पे जो गोल्जी बॉडीज की वेसिकल्स होती है वो यहाँ पे फट जाती है, जो पेक्टिन पदार्थ को सीक्रेट करती है, और फिर 2 कोशिका है वो 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है, और ये दोनों कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि एक जो कोशिका जो 2n सेल होती है, ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में 2n कोशिकाओं का निर्माण करती है, ये मियोसिस फर्स्ट है।
ठीक है। अब उसमें ये जो मियोसिस फर्स्ट हो गया, उसमें उसके बाद में पुनः मियोसिस सेकंड होता है दोनों कोशिकाओं में, जो एज ए समसूत्री विभाजन टाइप का होता है, और फिर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होगा? मियोसिस सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। यह एज क्या है? समसूत्री विभाजन के समान ही होता है मियोसिस सेकंड, जिसमें एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? होमोलोगस का सेपरेशन होता है। होमोलोगस का पृथक्करण होता है। मियोसिस सेकंड में क्या होगा? क्रोमेटिड्स का पृथक्करण होता है। एक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, उनका पृथक्करण होता है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से अलग अलग इसको समझना है कि मियोसिस फर्स्ट स्टेज है, उसके अंदर होमोलोगस गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। मियोसिस सेकंड है, उसके अंदर एक ही गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। इसके अंदर दोनों गुणसूत्र सेपरेट होते हैं, किसी भी प्रकार का विभाजन हमें दिखाई नहीं देता है। जबकि जब क्रोमेटिड्स पृथक होते हैं तो सेंट्रोमेरिक रीजन से गुणसूत्र फिजिकली टूटते हैं और दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन है इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की जो मुख्य इम्पोर्टेंस है यह लैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाओं में होता है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाली सेल्स में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन के 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है फ्यूजन, या जिसे हम जाइगोट का निर्माण होता है, और सेकेंड स्टेज होता है मियोसिस। लैंगिक जनन में ये दोनों स्टेप है वो अल्टरनेट चलते रहते हैं। मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद में फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद में मियोसिस होगा। इस तरह से यदि ये दोनों स्टेप किसी में शामिल होते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो इन दोनों के कारण गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, डीएनए की जो मात्रा होती है वो समान बनी रहती है। क्या है? मियोसिस के द्वारा डीएनए की मात्रा है वो कोशिकाओं में समान बनी रहती है। दूसरा, इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने से नए कॉम्बिनेशन या नए संयोजन का निर्माण होता है। नए संयोजन बनते हैं, डीएनए के जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, नए संयोजन बनने से क्या होते हैं? विभिन्नताएं आती है। जीवों में विभिन्नताएं या वेरिएशन उत्पन्न होती है। जब ज़्यादा वेरिएशन उत्पन्न होगी तो जो नए अनुकूलन होते हैं वातावरण के प्रति, प्रकृति का जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो जो बेस्ट फिट होगा उसका उसका सिलेक्शन होता है, और ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो बेस्ट फिटेड वेराइटी होगी उसका इवोल्यूशन में सिलेक्शन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? नए संयोजन बनते हैं, नए संयोजन से उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जब ज़्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो उनके लिए क्या होते हैं? ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो और इवोल्यूशन में प्रकृति उनका चयन करती है जो बेस्ट फिटेड होते हैं उस वातावरण के अनुसार। तो अर्धसूत्री विभाजन से नए संयोजन का, विभिन्नताओं का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की जो मात्रा होती है, डीएनए की मात्रा होती है वो समान बनी रहती है। इसके अलावा समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में जो अंतर है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको लिखना है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, कौन सी अवस्थाओं में उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।